नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की वीडियो में हम 11th क्लास हिस्ट्री का जो सैम्पल पेपर है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। आपको जो फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके आधार पे सैम्पल पेपर जो तैयार किया गया है उस सैम्पल पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। और आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा कि आपका जो 11th क्लास का जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है पूरा MCQ बेस पे होने वाला है, ठीक है ना। तो आप बहुत सारे बच्चे मतलब दुविधा में फंसे हुए कि यार किस तरीके से क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं, क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे। तो आप अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो पूरी समस्या आपका सॉल्व हो जाने वाला है। देखिए दोस्तों, आपका जो हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है वो कुल मिला के 40 मार्क्स का होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका ये फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम है जो क्वेश्चन पेपर है वो कुल मिला के 4 खंड में बनेगा, है ना। 4 भाग में ये विभाजित रहेगा क्वेश्चन पेपर, जिसमें से जो खंड का है उसमें कुल मिला के 24 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। 24 में से आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। 24 के 24 नहीं करने हैं, कोई भी 20 क्वेश्चन के उत्तर आपको देने हैं खंड क से। उसके बाद खंड ख यानी कि खंड बी की हम बात करते हैं। दूसरा खंड जो रहेगा खंड ख, उसमें से कुल मिला के 22 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और 22 क्वेश्चन में से आपको 18 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं, कोई भी 18 आप उसमें से उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद खंड ग की बात करें तो खंड ग में क्या है, प्रश्न के साथ दो मतलब केस आधारित प्रश्न है, कोई भी 10 प्रश्न हल करने हैं। वैसे 12 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, लेकिन 12 में से आपको कितने क्वेश्चन हल करने हैं, 10 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। उसके बाद खंड घ की बात करें तो इसमें कुल मिला के 59 और जो 60 नंबर का जो क्वेश्चन है, 59वां और 60वां जो क्वेश्चन है आपका वो मानचित्र आधारित क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चन आपको करने हैं, अनिवार्य है क्वेश्चन, ठीक है। सभी प्रश्न के अंक जो रहेंगे एक समान है, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से आपको खंड क से 20 क्वेश्चन करने हैं, ख से 18 करने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ग है उसमें से 10 क्वेश्चन करने हैं, और उसके बाद घ जो है उसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं। यानी कि आपको कुल मिला के 60 में से 50 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। और उन 50 क्वेश्चन के जो आप उत्तर देंगे ना, उसमें से आपको उस 50 मार्क्स को क्या करेंगे, 40 में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी कि 0.8 मार्क्स जो है, 0.8 मार्क्स आपको एक क्वेश्चन का दिया जाएगा। ये चीज़ आप याद रखिए, क्योंकि ये चीज़ 12th में भी लागू हो चुका है और आपके 11th क्लास के फर्स्ट टर्म के एग्जाम में भी लागू होगा। आपको हिस्ट्री के पेपर में कुल मिला के 50 क्वेश्चन के उत्तर देने होंगे, जिसमें से एक मार्क्स का जो मतलब एक क्वेश्चन का जो आपको टोटल मार्क्स मिलेगा वो 0.8 मार्क्स आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक हमने अपने क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझ लिया है कि किस हिसाब से आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बनने वाला है और कौन से खंड में आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हम बारी बारी से क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और देख लेंगे कि यार किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। क्या कथन कारण वाले क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्ज़ाम में आएंगे, इसके अलावा चित्र आधारित क्वेश्चन भी रहेंगे कुछ, और मैप आधारित क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रोशन सा स्टडी पॉइंट, इस पे 11th क्लास का हिस्ट्री, पोल साइंस, इसके अलावा इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स का जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, उन सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को इस चैनल पे करवाया जा रहा है, जिसमें हिस्ट्री का लगभग सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है। बस इसका जो हिस्ट्री का आपका जो 6 चैप्टर है जिसका नाम है 3 वर्ग, उसके 2 या 3 वीडियो अपलोड करना रह गया है। और पॉलिटिकल साइंस का भी लगभग 50% जो सिलेबस है आपका कंप्लीट कराया जा चुका है। तो आप अगर हिस्ट्री, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले आप लोग। तो दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, मेसोपोटामिया के हथियार मुख्य रूप से किससे बने थे। तो भाई देखिए, मेसोपोटामिया में जितने भी हथियार, अधिकांश जो हथियार मिले हैं वो तांबे के बने हुए थे। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी, तांबा, मेसोपोटामिया के जो हथियार थे वो तांबे के बने हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उरुक शहर की शहरी अर्थव्यवस्था द्वारा हासिल किया गया तकनीकी मील का पत्थर था। तो गाइस, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि वो तकनीक बताना है जिसके माध्यम से उरुक नगर ने क्या किया, एक तरीके से दुनिया के लिए मील का पत्थर एक तरीके से साबित किया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कांस्य उपकरण, ऑप्शन बी है ईंटें स्तंभों का निर्माण, ऑप्शन सी है कुम्हार का पहिया, या फिर ऑप्शन डी है तेल निकालने की तकनीक। तो गाइस, ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, कुम्हार का पहिया। गाइस, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, 2000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की शाही राजधानी के रूप में फला फूला शहर था। मतलब ऐसा कौन सा शहर था जो 2000 ईसा पूर्व के आसपास
एक शाही राजधानी के रूप में फला फूला था। तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, मारी। ठीक है, आपको मारी नगर के बारे में यहाँ पे बताना था। मारी नगर मेसोपोटामिया के ऐसा नगर था जो 2000 ईसा पूर्व के आसपास एक शाही राजधानी के रूप में फला फूला था। गाइस उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेसोपोटामिया का शासक जो 2300 ईसा पूर्व में अक्कड़ का राजा बना वह था। आपको उस राजा का नाम बताना है, मेसोपोटामिया के उस राजा का नाम बताना है जो 2370 ईसा पूर्व के आसपास अक्कड़ का राजा बना था। तो ये बॉक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। खैर बॉक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके बॉक्स से भी पूछे जाएंगे। ठीक है, सो गाइस क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका ऑप्शन डी यहाँ पे होगा, सरगोन। ठीक है, ऑप्शन डी आपको क्या करना है, यहाँ पे सही उत्तर लगाना है, सरगोन यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। गाइस उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन्नाना डैश की देवी थी। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। इन्नाना के बारे में आपको पूछा गया है। तो उरुग नगर में एक प्रमुख देवी थी और ये युद्ध और प्रेम की देवी मानी जाती थी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन बी को लगाना है, प्यार और युद्ध, है ना। तो प्यार और युद्ध की देवी मानी जाती थी इन्नाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिरों का निर्माण किया गया था। मतलब आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि ये जो दक्षिणी मेसोपोटामिया है उसमें वहाँ पे सबसे पहले मंदिरों का निर्माण कब होना शुरू हो गया था। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन बी लगाना है, 5000 ईसा पूर्व के आसपास क्या हुआ, दक्षिणी मेसोपोटामिया में मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया था। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपको टिक करना है। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेसोपोटामिया के शुरुआती शहरों के लोगों द्वारा निर्मित मुख्य मंदिर निम्नलिखित है। आपको ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि मतलब जो मुख्य, जो आरंभिक, मतलब शुरुआत में जो मेसोपोटामिया में जो मंदिर बनवाए गए थे लोगों द्वारा, कौन से है। तो पहला दिया गया है नात्रे, दूसरा है अनु, तीसरा है एनकी या फिर चौथा है इन्नाना। तो गाइस यहाँ पे नीचे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सभी। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में दिया गया है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, सिर्फ ये 3। या फिर ऑप्शन सी है फर्स्ट और सेकेंड, या फिर ऑप्शन डी है थर्ड और फोर्थ। तो गाइस यहाँ पे जो इसका सही उत्तर होगा वो है एनकी और इन्नाना, यानी कि ऑप्शन, आपको इसमें जो सही उत्तर आपको लगाना है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेसोपोटामिया की सभ्यता की विशेषता क्या नहीं है। अब क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करना है, बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं। अब जब अपना क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो तैर फैर में रहते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन को समझते नहीं है और सीधा आंसर देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाते हैं उनके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यार सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से रीड करना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता की विशेषता क्या नहीं है, क्या नहीं है ये पूछा गया है। तो पहला जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो है नगरों का निर्माण पूर्व नियोजित रणनीति के अनुसार किया गया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा है निर्माण के लिए मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद तीसरा पॉइंट दिया गया अधिकांश घर एक मंजिला के थे जिसमें एक आंगन था। ठीक है, ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। अब आपको इसमें से, इन तीनों में से सिलेक्ट करना है कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो मेसोपोटामिया की सभ्यता की नहीं है। सो गाइस इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, 1 और 2। ठीक है, जो पहला और दूसरा जो विशेषता बताया गया है वो मेसोपोटामिया की नगरों की विशेषता नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेसोपोटामिया की लिपि की विशेषता थी। ठीक है, मेसोपोटामिया की लिपि की विशेषता आपको बतानी है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो है यह मिट्टी की पट्टिका पर लिखा गया था। उसके बाद दूसरा दिया गया यह बाएं से दाएं लिखा गया था। ठीक है, ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि ये दोनों सही है या फिर कौन सा पॉइंट सही है। ठीक है, मेसोपोटामिया की लिपि की विशेषता में तो ऑप्शन ए दिया गया है फर्स्ट, ऑप्शन बी है केवल सेकेंड, या फिर ऑप्शन सी है फर्स्ट और सेकेंड दोनों, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो ये 9वां जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। यहाँ पे दोनों ही मेसोपोटामिया की लिपि की विशेषता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित भाषा को पहचाने। आपको क्या करना है, भाषा को पहचानना है। अब लाइन दिया गया है, हम लाइन को पढ़ लेते हैं, उस लाइन के आधार पे आपको क्या करना है, भाषा को पहचानना है। ठीक है, यह हिब्रू और अरबी भाषा या भाषाओं के समूह की भाषा थी। यह भाषा अशोक के स्तंभ पर देखी जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा
वो है ऑप्शन सी। ठीक है, 10वीं का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, आरामाइक। आरामाइक भाषा यहाँ पे आपको सही उत्तर लगाना है। के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मठवाद के मूल्य और उद्देश्य के बारे में अनिश्चितता कब बढ़ रही थी? अनिश्चितता मतलब कि एक तरीके से मठवाद के जो विचार है उसका जो फैलाव है वो सही से नहीं हो पा रहा था, या जो मठवाद आप लोग, ये छठे चैप्टर का क्वेश्चन है, जिसमें मठवाद में क्या था कि जो स्त्री पुरुष होते थे वो क्या करते थे, एकांत में मठों में रहते थे। मोनिस्ट्री भी इसको कहा जाता है, या फिर इसको एबी भी कहा जाता है, जहाँ पे क्या करते थे, महिला पुरुष बिल्कुल संन्यास का जीवन जीते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ के जो नियम कानून है उसका पालन सही तरीके से, मठवाद के जो नियम है उसका पालन सही तरीके से नहीं होता। तो यहाँ पे आपको जो सही उत्तर 11वें का जो सही उत्तर आपको लगाना है, 11वें का आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 14वीं सदी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक गिल्ड या श्रेणी जिसको हम कहते हैं किसका संघ था? देखिए दोस्तों, एक गिल्ड या जो श्रेणी है वो एक तरीके से शिल्पकार और उद्योग का संघ माना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपको लगाना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसिद्ध पुस्तक फ्यूडल सोसाइटी जो फ्रांसीसी समाज से संबंधित थी किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है जॉन कनिंघम, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर कनिंघम, या फिर ऑप्शन सी है जेम्स कैमरन, या फिर ऑप्शन डी मार्क ब्लॉक। तो गाइस जो ये 13वां क्वेश्चन है, 13वें क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मार्क ब्लॉक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूरोप ने भूमि उपयोग में परिवर्तन 2 क्षेत्र से 3 क्षेत्र प्रणाली में स्विच के दौरान देखा। मतलब किस समय यूरोप में क्या हुआ था, पहले खेती करने का जो तरीका था उसमें क्या था कि खेतों को 2 भागों में बांट दिया जाता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, खेत को अब 3 भागों में बांट के खेती की जाने लगी। वो समय क्या है, वो दौर क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। तो 14वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 11वीं सदी में ये पद्धति अपनाई गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में भी नजर आ सकता है। क्वेश्चन है, लॉर्ड द्वारा नाइट को दी गई भूमि को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, लॉर्ड ने क्या किया, नाइट वर्क को एक भूमि का भाग दिया जिसको हम क्या कहते हैं, फीफ कहते हैं। ऑप्शन ए, 15वें का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भिक्षुओं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, लोगों को उपदेश देते थे और दान पर रहते थे, मतलब दान पर एक तरीके से क्या करते थे, अपना जीवन यापन चलाते थे, इन भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, कुछ भिक्षु क्या करते थे, मठों में रहते थे, जिनको हम सिंपल भिक्षु कहते हैं। ठीक है, उनको हम मोंग या फिर नन के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भिक्षु थे जो घुमक्कर टाइप के थे, घूम घूम के क्या करते थे, उपदेश दिया करते थे, जिनको फ्रायर्ड भिक्षु कहा जाता है। यानी कि जो 16वां जो आपका क्वेश्चन है, 16वें का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, उस विद्वान का नाम बताइए जिसने यह तर्क दिया कि इतिहास केवल राजनीतिक इतिहास के बारे में नहीं बल्कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान लोगों के जीवन भी शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उस विद्वान का नाम बताना है जिसने ये विचार दिया है। तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी, मार्क ब्लॉक आपको यहाँ पे लगाना है। ये विचार मार्क ब्लॉक ने दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कैथेड्रल शहर के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए दोस्तों, कैथेड्रल एक तरीके से ऐसे शहर है जो कि कैथेड्रल नामक चर्च के आसपास विकसित हुए थे। ये जो कैथेड्रल थे वो विशाल का चर्च हुआ करते थे। ठीक है, और उसके आसपास क्या हुआ, जो कैथेड्रल जो चर्च थे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा धनी लोगों द्वारा जो दान दिए जाते थे, उनके दान की मदद से बनाए जाते थे। और उसके आसपास धीरे धीरे लोगों ने कैथेड्रल चर्च के आसपास धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, रहना शुरू कर दिया, वहाँ पे बसना शुरू कर दिया और वो फिर शहर बन गए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो कैथेड्रल्स जो शहर थे उनका निर्माण में किसको श्रेय जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कृषि उत्पादन में अधिक उपज, या फिर ऑप्शन बी है व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है धर्म की आड़ में व्यापार को बढ़ावा देने का अभियान, या फिर ऑप्शन डी शिल्पकारों, कारीगरों, व्यापारियों और आम लोगों द्वारा योगदान और सदस्यता। ठीक है, तो गाइस जो 18वां क्वेश्चन है, 18वें क्वेश्चन का सही उत्तर होगा
ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे हमें लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, नई कृषि प्रौद्योगिकी में शामिल था। मतलब जो 11वीं सदी में क्या हुआ था, यूरोप में खेती करने के नए तौर तरीके अपनाए गए थे, तो उसमें किसको शामिल किया गया था आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है भूमि का पुनर्ग्रहण, ठीक है। तो बाद ऑप्शन बी है भारी लोहे के टीप वाले हलों का उपयोग, या फिर ऑप्शन सी है बैल का कंधा हार्नेस, या फिर ऑप्शन डी है ये सब। इस जो 19वें का सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, ये सभी तरीके एक तरीके से उस समय क्या किया था, खेती करने के लिए ये सभी तरीके अपनाए गए थे। ऑप्शन डी आपको यहाँ पे सही उत्तर लगाने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश ने कस्बों और गांव में रहने वाले पादरियों के विपरीत अलग थलग रहने का विकल्प चुना। ठीक है, आपको यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया है, उसको भरना है। और किन्होंने क्या किया, मतलब कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पादरी के विपरीत एक तरीके से नगरों से और कस्बों से अलग रहना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए भिक्षु, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन ए लगाना है। भिक्षु जो होते थे वो क्या करते थे, पादरियों के विपरीत। पादरी तो घरों में रहते थे, पादरी भी एक तरीके से सन्यासी का ही जीवन जीते थे, लेकिन वो पादरी अच्छे महलों में रहते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे भिक्षुओं की बात की गई है कि पादरियों के विपरीत, मतलब पादरियों की तरह एक सन्यासी तो ये भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या करते थे, कस्बों से और गाँव से दूर रहा करते थे, एकांत में जीवन जीते थे भिक्षु। तो यहाँ पे आपको भिक्षु भरना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ना है आप लोगों को। आप लोग इसको एक बार रीड कर ले और मैं सीधा क्या करता हूँ, आप लोगों को इसका सही उत्तर बता देता हूँ। तो 21वें क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, आपको यहाँ पे सही उत्तर लगाना है दोस्तों। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, 511 से 774 ई के बीच अरबों ने किसे नष्ट कर दिया। ठीक है, तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा, 22वें क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यहाँ पे हम लगाएंगे। ये इन तीनों ही जगह को उन्होंने क्या कर दिया था, एक तरीके से नष्ट कर दिया था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कॉन्स्टेंटाइन के बारे में क्या सही नहीं है। जो रोमन साम्राज्य का सम्राट था कॉन्स्टेंटाइन, उसके बारे में कौन सा कथन, यहाँ पे जो आपको 3 कथन दिए गए उसमें से कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, ये आपको सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन मतलब जो पहला पॉइंट दिया है, उन्होंने सॉलिडस सोने का सिक्का पेश किया जो रोमन साम्राज्य को ही खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद है, उनके शासन में तेल प्रेस और कांच के चित्र व्यापक रूप से स्थापित किए गए थे। उसके बाद है तीसरा है, उन्होंने गांव में भारी उद्योगों को बढ़ावा देने में अधिक निवेश किया। ठीक है, तो गाइस जो आपका ये जो 23वां क्वेश्चन है, 23वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे जितने भी मतलब कथन दिए गए हैं, ये तीनों ही कथन क्या है, कॉन्स्टेंटाइन के बारे में गलत है। ठीक है, सॉलिडस नाम का सिक्का तो चलाया था, लेकिन रोमन साम्राज्य को कहीं ना कहीं उभारने के लिए, ज़्यादा विकसित करने के लिए वो सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए लगाना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, किन नदियों ने उत्तर की ओर से रोमन साम्राज्य की सीमा बनाई। ठीक है, आपको उस नदी का नाम बताना है जिसने रोमन साम्राज्य में उत्तर की तरफ सीमा बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो 24वां क्वेश्चन है, आपको 24वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर बताना है ऑप्शन बी, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन बी में आपको क्या बताना है, राइन और डैन्यूब, है ना। राइन और डैन्यूब नदी के एक आसपास ही कहीं ना कहीं रोमन साम्राज्य का विकास हुआ था। ठीक है, तो राइन और डैन्यूब नदी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, रोमन के आरंभिक साम्राज्य के पूर्व और पश्चिम में उच्च वर्गों में कौन सी भाषाएं बोली जाती थी। तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आपको लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, 3री शताब्दी के मध्य तक स्पेनिश और जैतून का तेल मुख्य रूप से एक कंटेनर में लाया जाता था जिसे डैश कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और 26वां क्वेश्चन है। 26वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि 3री शताब्दी में मध्य के स्पेन से जैतून का तेल मुख्य रूप से एक कंटेनर में लाया जाता है। यहाँ पे सिर्फ जैतून के तेल की बात की गई है। तो रोमन साम्राज्य में क्या था, जैतून के तेल को लाने ले जाने के लिए एक विशेष प्रकार के कंटेनर का इस्तेमाल होता था, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ड्रेसल 20। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपको सही उत्तर लगाना था। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सेंट अगस्टाइन उत्तरी अफ्रीका शहर के बिशप थे। सो गाइस इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यहाँ पे आपको 27वें का ऑप्शन सी लगाना है, हिप्पो। हिप्पो एक जनजाति का नाम है
और उस जनजाति के एक तरीके से ये जो सेंट अगस्टिन थे वो एक तरीके से बिशप थे। बिशप आप लोगों को पता होगा ईसाई धर्म में एक तरीके से बिशप वो लोग होते हैं जो ईसाई लोगों का क्या करते हैं या ईसाई धर्म के बारे में बताते हैं, लोगों का मार्गदर्शन करते हैं ना, वो बिशप कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हिप्पो आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को आधिकारिक धर्म बनाने वाला सम्राट कौन था? ठीक है, उस सम्राट का नाम बताना है जिसने ईसाई धर्म को क्या किया था, एक तरीके से आधिकारिक धर्म घोषित कर दिया था या राजकीय धर्म घोषित कर दिया था। तो गाइस उस सम्राट का नाम है सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, जूलियस सीजर का क्या हुआ? तो ऑप्शन ए है उन्हें उनके काउंसिल पद से बाहर कर दिया गया था। ऑप्शन बी है वह ऑक्टेवियन की सेना से पराजित हुआ था। ऑप्शन सी वह उसकी हत्या कर दी गई थी। या फिर ऑप्शन डी है रोमन इतिहास के सबसे महान शासक के रूप में मृत्यु हुई। तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, डैश का एक कानून श्रमिकों को ब्रांडेड होने के लिए संदर्भित करता है ताकि उन्हें पहचाना जा सके कि वे कब भागे हैं और छिपने की कोशिश करते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो 30वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, 4 खलीफाओं को क्रम से व्यवस्थित करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको 4 खलीफाओं का अगर नाम पता होगा तो सबसे पहले अबू बकर है ना, उसके बाद उमर, उसके बाद उस्मान और उसके बाद अली। तो गाइस देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है कई नाम जो है यहाँ पे गलत लिखे गए हैं। उमरी लिखा गया है, उमरी नहीं होता उमर होता है, और अबू बकर को अबू बकरी लिखा है लेकिन अबू बकर होता है, आपको पता ही है। तो गाइस इसमें जो सही उत्तर होगा आपका, अगर आप इसको मिलाए सही से, तो पहले नंबर पे आएगा आपका अबू बकर यानी कि तीसरा पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद उमर यानी कि पहला वाला दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और उसके बाद आपका जो उस्मान है वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा है ना, और उसके बाद आपका मतलब उस्मान जो चौथा दिया गया है वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और उसके बाद जो अली दिया गया है वो आपके कहाँ चला जाएगा, चौथे नंबर पे चला जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से सबसे रूढ़िवादी इस्लामी कानून का डैश स्कूल था। ठीक है, 32वें क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन आपको ए लगाना है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन इस्लामी जगत की साहित्यिक कृति नहीं है? ठीक है, तो जो है तो 33वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो भी ऑप्शन ए आपको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित छवि को पहचानिए। ठीक है, आपको एक चित्र दिया गया है, आपको चित्र पहचानना है कि ये जो चित्र है वो कहाँ का है। ठीक है, तो आप लोग अगर इस चित्र को देखें तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। और ये जो चित्र है वो कहाँ का है, ये चित्र है काबा का। ऑप्शन सी यहाँ पे आपको लगाना है, काबा है ना, काबा का चित्र था ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, इस्लामी इतिहास क्षेत्र में अर्ध ऐतिहासिक कार्य बताना है आपको कि अर्ध ऐतिहासिक कार्य होता क्या है। तो जो 35वां क्वेश्चन है, 35वें क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवनी। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, खलीफा मुआविया ने अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया? ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि जो खलीफा मुआविया जो था उसने अपनी राजधानी कहाँ पे लगाया था? ऑप्शन डी, दमिश्क में लगाया था, दमिश्क में स्थापित किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, महिला संत सूफी जिन्होंने अपनी कविताओं में ईश्वर के साथ एकजुट होकर ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम का उपदेश दिया था, वो कौन थी? राबिया। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा उत्तर, राबिया आपको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, केंद्रीय इस्लामी भूमि में परिचालित तांबे के सिक्के को कहा जाता है, मतलब तांबे के जो सिक्के हैं उसको इस्लाम में क्या कहा जाता है? तो जो 38वां क्वेश्चन होगा, 38वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, पहलवी थी, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि पहलवी क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जो पहलवी है एक तरीके से प्राचीन ईरान की पवित्र पुस्तकों की भाषा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, बेयत अल कीमान था,
बेत अल किमान क्या है, आपको एक तरीके से इस क्वेश्चन में यही बताना है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही उत्तर हो जाएगा, है ना। एक पुस्तकालय सह विज्ञान संस्था था ये, ठीक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 है, बुबोनिक प्लेग के रूप में तबाही के क्या परिणाम नहीं थे, ठीक है। तो अगर आप इसके सारे ऑप्शन को पढ़ोगे तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, क्योंकि कोई भी प्लेग की बीमारी है उसको फैलने से क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा मरते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा संख्या में उनकी मृत्यु होती है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया कि जनसंख्या में वृद्धि के परिणाम स्वरूप श्रमिकों की भारी कमी हो गई। अब मान लो कि पहली बात तो यार प्लेग की बीमारी से लोग मरेंगे, अगर जनसंख्या में वृद्धि होती है तो श्रमिकों की भारी कमी कैसे हो सकती है। यहाँ पे आपको ऑप्शन बी सही उत्तर लगाना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, कथन दिया गया है यूरोपीय लोग मेसोपोटामिया को खाते में महत्वपूर्ण मानते थे। गाइस ये जो लाइन दिया गया है गलत लाइन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर में जहाँ से डाउनलोड किया हूँ शायद इन्होंने क्वेश्चन ही गलत बनाया है, तो इस क्वेश्चन को भी हम रहने देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ही गलत है, मतलब ये लाइन का मतलब ही नहीं निकल रहा है कुछ, तो मैं क्या ही समझाऊंगा आपको, ऊपर वाला लाइन ही गलत है, तो ये क्वेश्चन आपको और रहने देते हैं, हम इसको आगे बढ़ते हैं। 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है, ग्रेगोरियन ईसाई, ठीक है, सी वर्षों की तुलना में हिजरी की गणना सूत्र क्या है। आपको हिजरी जो सन है ना उसकी गणना करने का आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सूत्र बताना है। तो जो गाइस जो 44वें क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन अब्द अल मलिक के सिक्के की विशेषता नहीं है। अब्द अल मलिक ने जो सिक्के चलाए थे उसकी विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपको सही उत्तर लगाना है, ठीक है। जो 45वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित को व्यवस्थित करे। आपको यहाँ पे क्या करना है, निम्नलिखित को व्यवस्थित करना है, सीनेटर, गुलाम, घुड़सवार और आदरणीय लोग, ठीक है। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो 46वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सो गाइस 46वें क्वेश्चन के बाद अब जो क्वेश्चन है वो आपका पैराग्राफ पे आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। गद्यांश दिए गए हैं उसको आपको पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना है, ठीक है। तो गद्यांश को मैं पढ़ता हूँ। गद्यांश है, कानूनी दस्तावेजों से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। हमें विवाह की प्रक्रिया या विधि के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। उसके बाद वर पक्ष के लोग वधू को कुछ उपहार देते थे। जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था और वे एक साथ बैठकर भोजन करते थे और फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे। जब नववधू को उसकी सांस लेने आती थी तब वधू को उसके पिता द्वारा उसकी दाएं का हिस्सा दे दिया जाता था। पिता का घर, पशुधन, खेती आदि उसके पुत्रों को मिलते थे, ठीक है। तो ये पैराग्राफ था। अब पैराग्राफ आधारित क्वेश्चन जो है उसका आपको उत्तर देना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन है और 47 है, मेसोपोटामिया के समाज में किस प्रकार के परिवार आम थे। ये क्वेश्चन गलत दिया गया पहली बात, तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को इस तरीके से बना सकते हो कि मेसोपोटामिया के समाज में किस प्रकार के परिवार का चलन था। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सी लगा देना, ठीक है, एकल परिवार, है ना। मेसोपोटामिया में किस प्रकार के परिवार का चलन था, एकल परिवार का चलन था। उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, परिवार का मुखिया कौन होता था। तो आपको पता है कि भाई मेसोपोटामिया में परिवार का मुखिया होता था पिता। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49 है कि एकल परिवार का क्या अर्थ होता है। तो एकल परिवार में क्या होता है कि माता पिता और बच्चे शामिल होते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो 49वां जो क्वेश्चन है उसका आपका ऑप्शन सी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे हम लगाएंगे कि एक आदमी, उनकी पत्नी और बच्चे इसमें शामिल होते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, दिनार क्या था। दिनार, आपसे दिनार के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो दिनार जो है एक तरीके से एक चांदी का क्या था, चांदी का एक सिक्का था। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, विवाह के समय किसका आदान प्रदान हुआ, ठीक है। जो आपने अभी जो पढ़ा है पैराग्राफ उसके आधार पे बताना है कि विवाह के समय किस चीज़ का आदान प्रदान हुआ था। तो उपहारों का आदान प्रदान हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 52 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, घर और गाय बैल का वारिस कौन करता था, मतलब वारिस कौन बनता था। लाइन गलत दिया हुआ है।
तो जो पुत्र होता था, है ना, जो पुत्र होता है यानी कि जो बेटा है एक तरीके से वो हर एक चीज़ का मालिक बनता था, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, बड़ा बेटा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 और उसके आगे जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन और है जो कि आपके पैराग्राफ पे ही आधारित है। तो पहले हम पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। पैराग्राफ है कि प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता था, चाहे कृषि दास पर प्रतिबंध था, शारीरिक रूप से बाधित व्यक्ति पर और स्त्रियों पर भी प्रतिबंध था। जो पुरुष पादरी बनते थे वो शादी नहीं कर सकते थे। धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे। बिशपों के पास भी लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीरें थी और वे शानदार महलों में रहते थे। चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषकों से उनकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे तीट कर कहते हैं। तीट कर आपको पता होगा, कहते हैं अमीरों द्वारा अपने कल्याण और मरण उपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण हेतु दिया जाने वाला दान भी आय का एक स्रोत है। एक तरीके से इस पूरे पैराग्राफ में पादरी वर्ग के बारे में बताया गया कि पादरी वर्ग में कौन शामिल होता था, कौन शामिल नहीं हो सकता था। ठीक है, नियम क्या थे पादरी वर्ग में शामिल होने के, तीत कर के बारे में बताया गया है और चर्च के जो आय के जो स्रोत थे उसके बारे में बताया गया है। मतलब कुल मिला के पादरी वर्ग का वर्णन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, आसान क्वेश्चन ही होंगे इसमें। ठीक है, क्वेश्चन 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको सही कथन सेलेक्ट करना है यहाँ पे। पहला है हर कोई पुजारी बन सकता था। ठीक है, दूसरा है महिलाएं पुजारी नहीं बन सकती थी, ये तो बिल्कुल सही है। तीसरा है पुजारी विवाह कर सकते थे। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसमें आपको सही कथन सेलेक्ट करना था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो सेकंड जो दिया गया है ना, महिलाएं पुजारी नहीं बन सकती थी, ये सही कथन है, बाकी तो गलत है। ठीक है, बाकी जो पहला और जो तीसरा है वो एक तरीके से गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है धार्मिक कुलीन किसे माना जाता है, धार्मिक कुलीन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो सी दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन सी बिशप, वो आपको लगाना है। यहाँ पे क्या है, धार्मिक कुलीन किसे माना जाता था, बिशप को माना जाता था, क्योंकि ये कुलीन मतलब क्या है, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, और बिशप जो थे वो मतलब धर्म से भी जुड़े हुए थे और बहुत ज़्यादा अमीर भी थे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 55 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है निम्नलिखित में से कौन विशप के बारे में सही नहीं है। जो विशप है, विशप उसमें उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। वे साधारण घरों में रहते थे, उनके पास विशाल भूमि संपदा थी, उनके धार्मिक बड़प्पन माना जाता था। ठीक है, उन्हें धार्मिक बड़प्पन माना जाता था, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो 55 जो क्वेश्चन है, 55 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, है ना। वे साधारण घरों में रहते थे, तो ऐसा थोड़ी नहीं आई भाई, विशप तो अच्छे आलीशान महलों में रहा करते थे, तो ये साधारण घरों में नहीं रहते थे। यहाँ पे क्या है, सही नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है चर्च को दशमांश के रूप में उपज का कितना हिस्सा दिया जाता था। यहाँ पे आपको तीर्थ टैक्स के बारे में पूछा गया है कि कितना भाग जो था वो चर्च किसानों से उपज का लिया करता था। तो 1/10 आपको यहाँ पे लगाना है, ऑप्शन डी, है ना। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 10वां भाग किसानों से चर्च क्या करता था, टैक्स के रूप में लेता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है किसके लिए अमीर लोग पैराग्राफ के अनुसार पैसे दान करते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लाइन पैराग्राफ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बट जो अमीर लोग थे एक तरीके से किसके लिए दान किया करते थे। अमीर लोग जो पुराने समय में, यानी मतलब जो यूरोपीय समाज के जो अमीर लोग थे वो किसके लिए दान करते थे, तो अपने कल्याण के लिए दान किया करते थे। सिंपल सी बात है, अमीर लोगों की अगर हम दान की बात करें तो अपने कल्याण के लिए दान करते थे। आप यहाँ पे ऑप्शन ए सही उत्तर लगा देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है दिए गए अंश के अनुसार मध्यकालीन यूरोप की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, यहाँ पे आपको यूरोप की धार्मिक व्यवस्था के बारे में बतानी है। तो जाहिर सी बात है भाई, यूरोप की जो धार्मिक व्यवस्था थी वो रूढ़िवादी थी, है ना। रूढ़िवादी यानी कि बहुत ही पुरानी विचारधारा से संबंधित वहाँ पे लोग रहते थे। रूढ़िवादी मतलब धर्म का जो वर्चस्व था वो बहुत ज़्यादा था यूरोप में, यानी कि रूढ़िवादी विचारधारा थी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 59 और 60 जो दिए गए हैं वो मैप के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैप में आपको कोई भी लोकेशन यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा है, आप मैप का उत्तर दे नहीं पाओगे। तो मैप का उत्तर करवाने का फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं मैप के ऊपर अलग से वीडियोस बना दूंगा जिसमें आप लोगों को जितने भी
और हिस्ट्री में जितने भी मैप है वो सभी मैप हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा चित्र आधारित क्वेश्चन जो भी है वो चित्र आधारित क्वेश्चन भी हम सारे कर लेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैप के क्वेश्चन को हम रहने देते हैं, आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर था, मतलब सैम्पल पेपर था, उसको मैंने सॉल्व करवा दिया है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसके अलावा आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, किस सैम्पल पेपर को आप सॉल्व करना चाहते हैं, मेरे को कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।